हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन गुप्ता, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर, आपका भाई, आपका मेंटर। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस टॉपिक को लेके बात करने वाला हूं दोस्तों, वह है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके इस चैनल पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 3 सब्जेक्ट को लूंगा। पहला मेरा सब्जेक्ट होगा जिसे मैं कवर करूंगा, वह होगा दोस्तों इकोनॉमिक्स। दूसरा होगा दोस्तों इंडियन पॉलिटी। तीसरा होगा दोस्तों जनरल साइंस। तो दोस्तों, आज मैं जिस सब्जेक्ट की वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, वह है इंडियन पॉलिटी। और दोस्तों, इस सब्जेक्ट में मैं जो टॉपिक कवर करूंगा दोस्तों आज, वो होगा दोस्तों सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो एकदम हाई लेवल नॉलेज के लेवल पे पढ़ाऊंगा दोस्तों। कुछ भी मैं आपको ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा जो कि आपको फ्रूटफुल ना रहे। मैं आपको वो दूंगा यहां से जिसको आप आईएएस में भी इस्तेमाल कर पाओ, पीसीएस में भी इस्तेमाल कर पाओ, एसएससी में भी इस्तेमाल कर पाओ, और जितने भी अदर लोअर एग्जाम है आप उनमें भी इसे इस्तेमाल कर पाओ। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था इंडियन पॉलिटी की, अगर वो आपने नहीं देखी है तो सावरिया क्लास चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आपको मिलेगा इंडियन पॉलिटी बाय सचिन गुप्ता। उस पे आगे क्लिक कर दो और वहां पे मेरी वीडियो सिंपली आ जाएगी, उसे आप एक बार देख लो। और वहां से आप ये भी देख लो कि इंडियन पॉलिटी का सिलेबस क्या है, क्योंकि वह भी मैंने पहली वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा दोस्तों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है दोस्तों। और दूसरा मैंने आपको बताया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और दूसरा दोस्तों चैप्टर जो मैंने आपको बताया था वह था दोस्तों मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो मैंने आपको तीसरा चैप्टर बताया था दोस्तों, वह था हमारा दोस्तों सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको यार एक चीज यहां बताना चाहूंगा दोस्तों, वैसे तो जब मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया था तो वहां पे दोस्तों मैंने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ये दो आपको बताए थे। लेकिन दोस्तों, मैं जब भी इंडियन पॉलिटी को पढ़ाता हूं दोस्तों, तो मैं कभी भी शुरुआत में ये 2 चैप्टर नहीं पढ़ाता हूं। इसके पीछे दोस्तों एक लॉजिक होता है। वैसे तो आप किसी भी किताब को लेंगे, चाहे वो कोई सी भी किताब हो, तो सबसे पहले यही 2 चैप्टर होते हैं। लेकिन मैं दोस्तों कभी भी इन 2 चैप्टर को नहीं पढ़ाता हूं। इसके पीछे का दोस्तों रीजन ये होता है कि ये 2 चैप्टर आप तभी समझ सकते हो जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हुई हो। अगर आपने ये 2 चैप्टर अगर आपने 2 चैप्टर बेहतरीन तरीके से समझने हैं तो दोस्तों इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री पूरी की पूरी आपको समझनी पड़ेगी। मेरे चैनल पे जैसे आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, आज उनका पहला लेक्चर अपलोड हो जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो उनका पहला लेक्चर। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ये 2 चैप्टर सर करा दे, इसके बाद मैं आपको ये 2 चैप्टर्स कराऊंगा। इसके पीछे का लॉजिक दोस्तों मैंने आपको सिंपल बताया कि मैं 2 चैप्टर आपको ये कभी तक करा दूं, कितना भी करा दूं, कितना चीट के करा दूं, कितना भी आराम से करा दूं, लेकिन दोस्तों ये 2 चैप्टर आपको तब तक समझ नहीं आएंगे जब तक आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं सोच रहा हूं दोस्तों ऐसा मैं एफर्ट ना करूं जो कि फ्रूटफुल ना हो, जो एक बेस्ड एफर्ट हो, ठीक है। पता लगे मैं 2 चैप्टर आपको पढ़ाऊं, ना ये आपको अच्छे समझ में आए और ना मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। इसीलिए दोस्तों मैं आपकी 2 चैप्टर भी स्किप कर रहा हूं। इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं आपको फ्यूचर में पढ़ाऊंगा नहीं, मैं जरूर पढ़ाऊंगा। मुझे बस इंतजार रहेगा कि जैसा आपकी कब मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करते हैं। जब आपकी जैसा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करेंगे, मैं तुरंत दोस्तों तीसरा चैप्टर तुरंत मैं आपके 2 चैप्टर कवर कर लूंगा। आज दोस्तों जो है मैं आपका 3rd चैप्टर कवर करूंगा, जो होगा दोस्तों सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में कहूं तो दोस्तों होगा भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं। तो दोस्तों एक बार मैं लिख देता हूं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। अगर मैं हिंदी में कहूं तो दोस्तों कहूंगा भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं, ठीक है दोस्तों। तो मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं। मेरा यहां पे जो चैप्टर होगा दोस्तों वह होगा भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं, ठीक है दोस्तों। यहां पे मैं जो आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा अभी वह होगा दोस्तों व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप मुझसे
3 से 4 महीने तक अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे और आपको यही नहीं पता हो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो दोस्तों इससे ज्यादा डिसहार्टनिंग बात मुझे और कोई नहीं हो सकती। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको यही समझा दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो? आप लोग मुझसे 3 से 4 महीने जो आगे के आने वाले हैं, मैं इनमें आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा, आपको भारत का संविधान पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि संविधान क्या होता है, तो मेरे लिए दोस्तों ये बहुत ही डिसहार्टनिंग बात होगी। आप सचिन गुप्ता यानी मेरे स्टूडेंट हैं, और मेरा जो स्टूडेंट होता है, मेरा काम होता है उस पर पूरी मेहनत करना, ए से लेके जेड तक उसे समझाना, ए से लेके जेड तक उसे पढ़ाना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यार बहुत सिंपल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है दोस्तों? एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है दोस्तों, जिसमें कि कुछ रूल्स दिए हुए होते हैं, कुछ लॉज दिए हुए होते हैं, जिन रूल्स और लॉज की मदद से कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री को गवर्न करती है। मैंने आपसे क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर दोस्तों बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं, जिसकी सहायता से कोई भी देश उस देश की गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है, उस देश की गवर्नमेंट के द्वारा उस देश के ऊपर शासन किया जाता है। अब हम अगर बात करें भारत के प्रोस्पेक्टिव में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोस्पेक्टिव में, तो जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि हमारे यहाँ एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वह प्रेसिडेंट को नियुक्त, वह प्रेसिडेंट को जो है दोस्तों आर्टिकल 52 में दिए हुए के अनुसार मतलब डायरेक्टली इलेक्ट कराती है। ठीक है दोस्तों, मेरी बात आप समझ पा रहे हो? अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसकी सहायता से गवर्नमेंट हमारी कंट्री को गवर्न करती है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर के बारे में। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर की सहायता से दोस्तों हमारी कंट्री को गवर्न किया जाता है। दोस्तों हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है दोस्तों गवर्नर के द्वारा। तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट होती है दोस्तों, गवर्नर की सहायता से भी भारत देश के ऊपर शासन करती है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट दिया हुआ है, प्रेसिडेंट की सहायता से हम लोग अपने इंडिया कंट्री के, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट होती है वह भारत देश के ऊपर शासन करती है। इसी तरीके से दोस्तों और भी काफी सारी दोस्तों पोस्टें होती हैं, और भी काफी सारे रूल्स होते हैं, और भी काफी सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनकी मदद से हमारी भारत सरकार हमारे भारत देश के ऊपर शासन करती है। तो दोस्तों इतना मैं होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर मैं यहां लिखूं बोर्ड पे, तो मैं इतना लिख सकता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट बाय विच it's a document which contain some rules and laws by which government govern the country। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जो कंटेन करता है कुछ रूल्स को और कुछ लॉज को, जो कि दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा यूज किए जाते हैं दोस्तों किसी भी कंट्री को गवर्न करने में। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों एक फुल फ्लैश डेफिनेशन हो गई दोस्तों हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे आगे बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो आप याद रखना दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन कुल मिलाकर दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला होगा दोस्तों यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, कौन सा बताया मैंने आपको? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा दोस्तों होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा दोस्तों होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा दोस्तों? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा दोस्तों होता है हमारे पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बताया दोस्तों कुल मिला के 4 प्रकार के। पहला दोस्तों यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा दोस्तों फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा दोस्तों रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और चौथा दोस्तों अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखो दोस्तों रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होता है? देखिए दोस्तों, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक वह कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके अंदर
जितनी भी शक्तियां होती हैं वह सारी की सारी दे दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि सारी की सारी पावर जो होती है वह दे देता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। वहां पे दोस्तों पावर जो होती है वह स्टेट गवर्नमेंट के साथ में दोस्तों शेयर नहीं की जाती है, और अगर की भी जाती है तो बहुत ही कम शेयर की जाती है। ठीक है दोस्तों, जहां पे मैं दूसरे प्रकार की बात करूं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, तो दोस्तों फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों एक वह कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें दोस्तों जो पावर्स होती है वह सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में, दोनों के बीच में डिवाइड की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें जो पावर्स होती है वह डिवाइड की जाती है सेंटर के बीच में, स्टेट के बीच में। तीसरा दोस्तों होता है हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है दोस्तों ये वह कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि दोस्तों रिटन फॉर्म में होता है, जिसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिजाइन करती है। यानी कि हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह दोस्तों कौन सा कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि दोस्तों हमारे भारत का जो संविधान है वह लिखित संविधान है। एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई जाती है जो पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखती है, जिसके लिए काम दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का। तो हम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं जिसके लिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है दोस्तों जो कि लिखित नहीं होता, जिसके लिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन नहीं किया जाता है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। हमारे पास होते हैं दोस्तों चार प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन। पहला दोस्तों यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों मैं यहां पे समझा तो रहा हूं लेकिन लिख कुछ भी नहीं रहा हूं, ठीक है, उतना ही लिख रहा हूं जितना आपको जरूरत है। ये दोस्तों मेरा बेसिक फंडा है पढ़ाने का कि मैं ज्यादा लिखता नहीं हूं, मेरा पूरा ध्यान रहता है समझाने के ऊपर, क्योंकि मेरा मानना है अगर मैंने आपको समझा दिया तो आप इतने तो इंटेलिजेंट नहीं कि आप पेपर में आराम से जो मैं आपको समझा रहा हूं वह लिख आएंगे। लेकिन अगर आपको समझ में ही नहीं आया तो आप उस चीज के लिए कभी लिख भी नहीं पाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं सिंपल इस लॉजिक पे पढ़ाता हूं कि मुझे आपको ज्यादा से ज्यादा समझाना है। अगर मैं आपको 1 घंटे पढ़ा रहा हूं तो इसमें मेरे 55 मिनट जाते हैं जो मैं आपको समझाने पे लगाता हूं। मैं दोस्तों ये नहीं है कि बोर्ड पे ही 1 घंटे में 50 मिनट लिखता रहूं, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा ज्यादा, लिखूंगा कम, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, तो दोस्तों वह कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें की पावर डिवाइड की जाती है सेंटर और स्टेट के बीच में नहीं, लेकिन सिर्फ सेंटर के लिए। यानी कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सारी की सारी पावर जो होती है वह निहित होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। दूसरा दोस्तों होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों वह कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें की प्रॉपर डिवीजन होता है पावर्स का बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है दोस्तों। तीसरा होता है दोस्तों रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों हम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं जिसको लिखने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया हो, यानी कि जिसको लिखने के लिए स्पेशली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है और वह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को लिखती है। चौथा दोस्तों होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोस्तों हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन नहीं किया गया हो, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल होता है दोस्तों ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। रिटन का लें तो दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों यूनिटरी का लें तो दोस्तों हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 इंडिया कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जो हमारा भारत होगा दोस्तों वह एक संघ होगा, ठीक है दोस्तों। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें दोस्तों तो इसका परफेक्ट एग्जांपल है दोस्तों अमेरिका, और दोस्तों हम एक एग्जांपल यहां और भी दे सकते हैं, वह दोस्तों होगा हमारा स्विट्जरलैंड, ठीक है दोस्तों। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों एग्जांपल क्या होगा दोस्तों यहां पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल दोस्तों इंडिया, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों एग्जांपल हमारा अमेरिका, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का भी एग्जांपल दोस्तों हमारा इंडिया, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों एग्जांपल होगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ दोस्तों मैं क्या करता हूं, ये रेस करता हूं। ये दोस्तों मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन की हो जाए। अब अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है दोस्तों
तो फिर ये बहुत ही मुश्किल होगा कि मैं आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ा पाऊं। अब आपसे कोई पूछ भी लेता है कि आपने पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है और आपको यही नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन कहते किससे है, तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा डिसहार्टिंग बात होगी, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज यू आर माय स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार फिर से बताया, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपसे बताया कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ रूल्स और लॉज होते हैं जिनकी सहायता से कोई भी कंट्री, कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वह किसी भी कंट्री के ऊपर दोस्तों क्या करती है, शासन करती है। दोस्तों हमने बताया 4 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, यूनिटरी, फेडरल, रिटेन, अनरिटेन। यूनिटरी का एग्जांपल दोस्तों हमारा प्यारा भारत, फेडरल का एग्जांपल दोस्तों द महाशक्ति अमेरिका, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन फिर से दोस्तों हमारा प्यारा भारत, चौथा दोस्तों ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी के साथ मैं इसको रेस करता हूं दोस्तों, और मैं आपको कुछ अब आगे फीचर्स पढ़ाऊंगा दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो दोस्तों जो सबसे पहला जो मैं आपको फीचर पढ़ाऊंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वह होगा दोस्तों एलिफेंटाइन या फिर दोस्तों लेंथिएस्ट साइड ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, हिंदी में लिखूंगा दोस्तों तो ये होगा सबसे बड़ा लिखित संविधान। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे जो आप सबसे पहला फीचर समझेंगे मेरे साथ दोस्तों, वह होगा दोस्तों लेंथिएस्ट साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इस दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं उन सब में जो सबसे ज्यादा लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वह है दोस्तों हमारे भारत का। मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं इन सभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे लंबा चौड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वह है दोस्तों भारत का। ठीक है दोस्तों, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जब ये फ्रेम हुआ था तब दोस्तों क्या था, इसके अंदर दोस्तों 395 आर्टिकल्स थे, यानी कि आप खुद समझ सकते हो 395 आर्टिकल्स कितने ज्यादा होते हैं। और हमने 395 आर्टिकल्स को दोस्तों 22 भागों में बांटा था दोस्तों। ठीक है, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों 8 शेड्यूल भी थे। ठीक है दोस्तों, क्या थे दोस्तों, 8 शेड्यूल भी थे। तो हमारा जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना दोस्तों तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे, 22 जो थे दोस्तों ये भागों में बटा हुआ था, और दोस्तों 8 जो थी वो अनुसूचियां थी यानी शेड्यूल्स थे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आज की आप बात करो तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों 465 आर्टिकल्स हो चुके हैं दोस्तों। अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों 25 पार्ट में डिवाइड है, और दोस्तों जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल है वह है दोस्तों 12। कितने शेड्यूल है दोस्तों आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 12 शेड्यूल हो गए दोस्तों। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना लंबा चौड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है दोस्तों, मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आप इसी से अंदाजा लगा के देख लीजिए कि वह कितना इलेबोरेट है, कितना लंबा और चौड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है, हमारे भारत का संविधान इतना लंबा चौड़ा क्यों है, क्यों इतना ज्यादा लेंथीएस्ट है, इसके पीछे दोस्तों देखो 3 प्रमुख कारण है। ठीक है दोस्तों, तो देखो वो 3 प्रमुख कारण क्या है दोस्तों। सबसे पहला दोस्तों कारण है वह है हमारे देश की वास्ट पॉपुलेशन। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों डाइवर्सिटी। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि हमारा जो भारत देश है इसकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो दोस्तों 130 करोड़ भारत की जनसंख्या है, और दोस्तों हमारे देश में आप अच्छी तरीके से जानते हो कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, हमारे देश में दोस्तों कितने सारे रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, कितने सारे रिलीजन हैं, इतना तो शायद किसी भी कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी नहीं होगी जितना हमारे भारत के अंदर है। तो दोस्तों था क्या, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो जो दोस्तों हमारे 4 फादर्स थे, यानी कि वो लोग जिन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उन्होंने दोस्तों एक रिलीजन को, एक सेक्ट को दोस्तों ध्यान में रखा। ठीक है दोस्तों, उन्होंने ऐसे किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा जो हमारे भारत के अंदर उस समय रह रहा हो। यानी कि जब हमारे भारत का संविधान का निर्माण हुआ
तो जितने भी डाइवर्सिटी थी हमारी इंडियन कंट्री की, ठीक है, उसमें जितने भी लोग रहते थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सभी के लिए जगह दी गई। ऐसा नहीं हुआ कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ हिंदुओं को ही जगह दी गई, मुसलमान भाइयों को जगह नहीं दी गई। ठीक है दोस्तों, जब हमारा संविधान निर्माण हुआ तो दोस्तों हर एक रिलीजन को इक्वल स्पेस दिया गया, किसी के साथ दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप खुद ही सोच के देख लीजिए, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, अगर हम सभी को एक साथ में साधेंगे तो आप सीधा सा अनुमान लगा सकते हो कि हमारा भारत का संविधान दोस्तों कितना लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो भारत के संविधान का जो इतना बड़ा होने के पीछे जो कारण है दोस्तों, वह बहुत बड़ा एक कारण यह है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है उस देश की जनसंख्या, और दूसरा दोस्तों डाइवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, देखो यार, इसको आप एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी एक परिवार है, अब इस परिवार के अंदर दोस्तों 6 लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने लोग रहते हैं? 6 लोग। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे परिवार के लिए मैं एक बुक बनाऊं और जिसमें मैं ये लिखूं कि किस किस पर्सन को क्या क्या काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हो कि वो किताब ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं बनेगी, लेकिन मैं अगर इसी में दोस्तों सदस्यों की संख्या बढ़ा के कर दूं दोस्तों 60, तो आपको पता है दोस्तों कि वह जो किताब होगी जिसके अंदर मैं ये लिख रहा हूं किस किस का क्या काम होगा, एक दूसरे के साथ किस किस का क्या रिलेशन होगा, तो दोस्तों अगर वहीं पर पर्सन हो जाएंगे दोस्तों 60, तो जो हमारी किताब होगी वह भी दोस्तों और मोटी और चौड़ी हो जाएगी। दोस्तों अगर मैं दोस्तों इसी को कर दूं 600 लोग कर दूं एक परिवार में, तो आपको पता है दोस्तों ये किताब पहले से और अधिक लंबी और चौड़ी हो जाएगी। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर हमारे भारत के अंदर कोई एक रिलीजन, 4 रिलीजन, 5 रिलीजन भी होते दोस्तों, हमारा जो भारत का संविधान है दोस्तों वह छोटा होता। लेकिन हमारे के यहाँ 1-2 तो रिलीजन है नहीं ना, हमारे के एक तो भाषाएं बोली जाती हैं, हमारे यहाँ 22 भाषाएं बोली जाती हैं जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है ऑफिशियली। तो दोस्तों इससे होता क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का साइज बढ़ता है दोस्तों, क्योंकि जितने भी लोग रह रहे हैं भारत के अंदर, हमें सभी को दोस्तों प्रेफरेंस देनी है, हमें सभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ डालना है, जिससे दोस्तों उन्हें ऐसा ना लगे कि हम इंडियन सॉइल में रह रहे हैं और हमारे लिए कुछ भी वैल्यू नहीं दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों अगले रीजन पे मैं आपसे बात करूंगा। दूसरा दोस्तों है हैवी बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए दोस्तों, जो मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर स्किप किया, जिसे मैंने आपका कहा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाऊंगा, बहुत सारे चार्टर एक्ट पढ़ाऊंगा, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आपको इसके अंदर पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, अभी आपको पढ़ने के लिए वो यार फ्रूटफुल नहीं है, इसी वजह से मैं उन्हें स्किप कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी में से एक एक्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट चैप्टर में, वह है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए दोस्तों, ये जितने भी एक्ट जो मैं आपको अभी बोलूंगा या मैं आपको इन फ्यूचर पढ़ाऊंगा, ये सारे के सारे एक्ट देखो दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुए थे, जो इन्फोर्स किए जाते थे दोस्तों हमारी इंडिया कंट्री के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो देखो हुआ क्या, जब इन्हीं में से एक एक्ट आया दोस्तों GOI 1935, यानी कि दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो दोस्तों यहां से हमने क्या किया, हैवी बोरोइंग की, यानी कि इस एक्ट में जो जो चीजें थी वहां से हमने दोस्तों बहुत सारी चीजें ली, बहुत सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था वह दोस्तों हमने वहां से लिया। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहला था दोस्तों डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, हमने जो लिस्ट ली है। ठीक है दोस्तों, हमारी जो लिस्टें हैं जिनमें हमने पावर का डिवीजन किया है, उनमें से दोस्तों जो हमने 2 लिस्टें हैं, ठीक है दोस्तों, वह हमने कहां से ली है, वो दोस्तों हमने ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है दोस्तों, तो जो डिवीजन ऑफ पावर्स है दोस्तों वह हमने लिया था गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया एक्ट 1935 से। दूसरा दोस्तों हमने यहाँ से लिया है गवर्नर सिस्टम। तीसरा दोस्तों हमने यहाँ से लिया है दोस्तों वह है हमारा दोस्तों जुडिशरी सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमने बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट भी लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेरे भाइयों तीसरे टॉपिक पे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इतना बड़ा है। तो दोस्तों जो तीसरा रीजन है दोस्तों, जो कि एक ऑल्सो एक दोस्तों रिस्पॉन्सिबल रीजन है। अच्छा दोस्तों, उससे पहले ये बताइए क्या आपको ये जो कारण समझ में आए कि किस तरीके से